डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू शेक्सपियर के ड्रामे मैकबेथ का खुलासा है। खुलासा पेश करने से पहले ड्रामे के कुछ नुमाया किरदारों के बारे में तारफ़ पेश करता हूँ। डंकन ये स्कॉटलैंड का बादशाह है जिसे मैकबेथ ने कत्ल किया था। मैलकम डंकन का बेटा है। डोनाल्बेन ये भी डंकन का बेटा है। मैकबेथ ड्रामे का हीरो और डंकन की फौज का जर्नैल। बैंकू डंकन की फौज का एक और जर्नैल। मैकडफ ये स्कॉटलैंड का एक नवाब है। लेडी मैकबेथ और 3 चुड़ैले। तो आइए ड्रामे का खुलासा सुनते हैं। सिपहसालार मैकबेथ स्कॉटलैंड के नेक दिल बूढ़े बादशाह डंकन का करीबी रिश्तेदार है। वो अपनी बहादुरी की वजह से फौज और डंकन दोनों की नज़र में काबिल फ़ख्र है। मैकबेथ ने नॉर्वे के एक बागी गिरोह को शिकस्त दी जिस पर बादशाह ने इनाम व खिताबात से नवाजा। इसी गुमसान की लड़ाई में फतह हासिल करने के बाद वो एक और दूसरे जनरल बैंको वापस आ रहे थे कि उन्हें एक बेआबो गया जंगल में से गुजरते हुए 3 अजीबोगरीब मुजस्मों ने रोक लिया। ये देखने में औरतों की शक्ल में थीं, लेकिन उनके चेहरों पर दाढ़ियाँ उगी हुई थीं। उनका जिस्म जुरीदार और पोशाक खौफनाक थी। मैकबेथ उनसे मुखातब हुआ तो इन तीनों मुजस्मों ने अपनी पतली और मैली शहादत की उंगली अपने खुश्क लबों पर रखी और खामोशी का इशारा किया। उन मुजस्मों या चुड़ैलों में से एक बोली, मुबारकबाद ओ मैकबेथ, ख्वाब ऑफ ग्लेमस। इस पर मैकबेथ को तअज्जुब हुआ कि इस अजीब मखलूक को ये बात कैसे मालूम हुई, क्योंकि बात तो सही थी। इतने में दूसरी बोली, मुबारक हो मैकबेथ, नवाब ऑफ कार्डवर। इस पर मैकबेथ को अचंभा हुआ, क्योंकि उसका कार्डवर की नवाबी से कोई ताल्लुक न था। तीसरी ने मैकबेथ को मुखातब करते हुए पेशन गोई की कि ए बादशाह, खुश हो कि तू इस मुकाम से भी तरक्की करके स्कॉटलैंड के शाही तख्त पर बैठेगा। अब मैकबेथ सोच विचार में पड़ गया। वो कांपने लगा, क्योंकि उस बुलंद और अजीम मर्तबे को हासिल करना उसके ख्याल में भी न, और सल्तनत के ताज को ख्वाब में भी अपने सर पर न देखता था, खास तौर पर उस जमाने में जबकि उसका चचाजाद हुकूमत के तख्त पर बैठा हुआ है और इसका जवान और लायक वली अहद मौजूद है, और तमाम अरकान हुकूमत और सल्तनत के सरदार इसको बादशाह का जायज़ वारिस समझते हैं। फिर इन चुड़ैलों ने एक एक करके जनरल बैंको के लिए हस्बे ज़ैल पेशगोइयाँ की। ऐ सरदार, तू मैकबेथ से कमतर है, लेकिन बहुत बुजुर्ग है। इस जैसा खुश नसीब नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा सादतमंद है। अगरचे तू खुद बादशाह ना हो सकेगा, लेकिन तेरे बेटे यहाँ के बादशाह बनेंगे। ये कहते हुए वो सब हवा के अंदर गायब हो गए, जिससे दोनों जर्नैलों को ख्याल आया कि हो ना हो ये सब जादूगरनियाँ हों। अभी इन्हीं बातों के मुख्तलिफ पहलुओं पर दोनों हैरत व ताज्जुब ही कर रहे थे कि शाही कासद आ पहुंचा, जिसने बादशाह की तरफ से इस बात की खुशखबरी दी कि मैकबेथ को नवाब ऑफ कार्डवर बना दिया गया है। चूंकि ये बात उन जादूगरनियों की पेशन गोई के बिल्कुल मुताबिक थी, इसलिए वो बजाय कासद को कुछ जवाब देने के हैरान और शशदर रह गया, और उसके दिल में नई आरजुएं और तमन्नाएं जुलानियां मारने लगी, और वो उम्मीदवार हो गया कि किसी दिन तीसरी पेशन गोई भी इसी तरह पूरी हो जाए और वो स्कॉटलैंड का बादशाह बन जाएगा। आखिरकार वो बैंको से मुखातब हुआ और कहा, तुम्हें उम्मीद नहीं है कि तुम्हारी औलादें बादशाहत करेंगी, क्योंकि जादूगरनियाँ जिस बात का वादा करके गई हैं
वो भी किस हैरत खेज तरीका से सही साबित हुई है। जनरल बैंको ने जवाब दिया, मैं देखता हूँ कि नफसानी ख्वाहिश ने तुझे बादशाही ताज की तरफ मुतवज्जे किया है और इस ताज की शान व शौकत ने बावजूद दर्द सरी के तुझे अपनी तरफ कशिश की है। लेकिन याद रखो, बसा औकात ये अंधेरे की रूहें हमें पास छोटी छोटी बातों में सच्चाई से काम लेकर नहायत आम मामलात में धोखे में डाल दिया करती हैं। लेकिन जनरल बैंको की नसीहत पर उसने कोई कान न धरा। उसके दिलो दिमाग पर वो बातें गलबा पा चुकी थी। इस वक्त वो मुतवातर सोच रहा था कि वो तख्त पर कब पांव रखेगा। घर पहुंचते ही मैकबेथ ने जादूगरनियों की पेशन गोई और उनके एक हिस्सा का सही साबित होना अपनी बीवी के सामने पेश किया। ये औरत मक्कार और सरकश थी, जो शैतान को फरेब का सबक पढ़ाती और इब्लीस इससे पलीदी और शैतानी हासिल करता था। अपने शौहर की शान शौकत के लिए किसी बुरे से बुरे काम के लिए भी हिचकिचाती न थी। सब्र और किसी बात को सही रुख से सोचना तो उसने कभी जाना ही ना था। मैकबेथ शशोपंज में तो था, लेकिन खून से हाथ रंगने से नफरत करता था। बल्कि उसके दिमाग ने इस तरह सोचा ही ना था कि लेडी मैकबेथ ने बादशाह के कत्ल के लिए उसे आमादा करना शुरू कर दिया, ताकि उसका शौहर बादशाह बन जाए और वो खुद मलका कहलाए। कहने लगी, अगर तू चाहता है कि ज़माने में तमन्ना की सवारी पर सवार हो तो यकीनन तुम्हें ज़माने की आदत इख्तियार करनी चाहिए और आंख से दिल फरेबी दिखाए लेकिन हाथ से खून बहाए। जल्दी कर और मकसद हासिल करने में देर ना कर। दुनिया इसकी है जो उजलत ना करे। हुक्मरानी देरी को बर्दाश्त नहीं करती। नेक बादशाह डंकन की आदत थी कि वो अपने उमरा, नवाब और जर्नैल के घर अक्सर मिलने जुलने या मुबारकबाद देने पहुंच जाया करता था। इसीलिए मुबारकबाद देने की गर्ज से वो अपने दोनों बेटों के साथ मैकबेथ के मुकाम पर आए, जो कि एक किला की मानंद था। ये एक बुलंद और ऊंची इमारत थी जहाँ की हवा खुशगवार, दिलकश और तरोताज़ा थी। आबो हवा के इतदाल और घास की सरसब्जी की वजह से इतना मुमताज़ था कि बाग की कुमरियाँ और जंगल की अबाबिलों ने खिड़की के इर्द गिर्द और इन दरख्तों की शाखों पर घोंसले बनाए हुए थे। बादशाह जब अंदर दाखिल हुआ तो लेडी मैकबेथ की तरीके आदाब व इस्तकबाल और सलूक से बहुत खुश और मुतासर हुआ। लेडी मैकबेथ में ये वस्फ था कि वह अपने दगाबाजी के मतलब को मुस्कुराहट के नीचे छुपा सकती थी। वो देखने में पाक फूल की मानंद मालूम होती थी, लेकिन दरअसल उस शाम की मानंद थी जो फूल के नीचे छुपा हुआ होता है। आधी रात तक मैदान जंग की बहादुरी के किस्से सुने जाते रहे और मैकबेथ की बड़ी तारीफ की गई। उसकी बेगम पर भी मेहरबानियां निछावर की गई और एक कीमती मोती वाली अंगूठी उसे ज़ियाफत के सिला में इनायत की गई। फिर चूंकि दिन भर के सफर और मेहनत की बड़ी थकावट और तकलीफ थी, लिहाजा बादशाह थकान की वजह से जल्द सो गया। उसके दो नौकर हस्बे दस्तूर उसकी ख्वाबगाह में सोए। जब सब आराम करने लगे और आधी रात का वक्त आ गया, वो आधी रात जबकि दुनिया के आधे हिस्से में फितरत मुर्दा नजर आती है, बुरे और मुफसदाना ख्यालात सोते हुए इंसानों के दिलों में जोश लेते हैं। सिवाय बेड़िए और कातल के और कोई घर से बाहर नहीं निकलता। उस वक्त लेडी मैकबेथ की आंख खुली और वो बादशाह के कत्ल के मंसूबे बांधने लगी। वो इस तरह का काम खुद ना करती, लेकिन वो जानती थी कि उसका शौहर नेक, तीनत और नरम दिल इंसान है। उसमें मेहरबानी का अंसर इतना ज्यादा है कि वो साजिशाना कत्ल पर आमादा ना हो सकेगा। वो जानती थी कि उसका शौहर लालची है, लेकिन उसका इस जुर्म करने के लिए अपनी बात पर पक्के रहना मुश्किल है। ये सोचकर लेडी मैकबेथ ने हाथ में खंजर लिया और बादशाह की ख्वाबगाह तक पहुंची। इससे कबल वो ख्वाबगाह के दोनों शाही नौकरों को अपने खूबसूरत हाथों से शराब पिला कर मस्त और बेहोश कर चुकी थी। वो खंजर लेकर बादशाह के बिस्तर के करीब आई और गौर से उसके चेहरे पर नजर डाली तो उसे उसकी सूरत अपने बाप की शक्ल से मिलती जुलती नजर आई, जिसकी वजह से मार डालने की हिम्मत और दिलेरी नहीं पैदा हो सकी। वो वापस अपने शौहर के पास पहुंची, जिसका हौसला भी पस्त हो रहा था। मैकबेथ ने अपनी बीवी को समझाया कि बहुत सी वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें ये हरकत नहीं करना चाहिए। एक तो हम बादशाह की रियाया ही नहीं, उसके करीबी रिश्तेदार भी हैं। दूसरे ये कि हम उसके मेज़बान हैं और वो हमारा मेहमान। हमारा फ़र्ज़ है कि उसे दूसरे कातलों के वार से बचाएं, ना कि खुद कातिल बन जाएं।
یہ دیکھو کہ ڈنکن کتنا رحم دل، منصف مزاج اور نیک انسان ہے۔ اس کے عمرہ، رعایا اور نوکروں سے سب سے اچھے تعلقات ہیں۔ اس نے میرے اوپر بہت سی عنایات کی ہیں، اس کو مار کر میں کیا اپنی عزت کے ماتھے پر کلنک لگاؤں؟ شوہر کی یہ باتیں سننے پر بھی وہ اپنے ارادہ سے پیچھے نہ ہٹی۔ وہ اس قسم کی عورت تھی کہ اپنے برے ارادے کو آسانی سے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ایسا سمجھایا کہ اس کے شوہر کے دل میں بھی اس کی بات غرق کرنے لگی۔ لیڈی میکبت نے کہا، نیک بخت آدمی وہ ہے جو مناسب فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے سستی نہ کرے اور حکومت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، کیونکہ ایک دفعہ فائدہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اب کام نہایت آسانی سے ہمارے سامنے ہے۔ اگر اس رات کے پردے میں یہ کام بلا تکلیف اور بلا دعویٰ سر انجام پا جائے تو اس کے بعد ہزاروں شان و شوکت سے بھرے دن اور راتیں ہیں۔ تم مجھے بزدل اور مطلون مزاج معلوم ہوتے ہو۔ وہ بچہ جس کو میں دودھ پلاتی ہوں مجھے کس قدر پیارا ہے، لیکن اگر اس کے بھی قتل کے لیے میں قسم کھا چکی ہوتی تو اس کو مسکراہٹ کی حالت میں اپنی چھاتی سے زبردستی ہٹا کر اس کا بیجا نکالنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتی۔ اور پھر قتل کا الزام تو ان دونوں نوکروں پر آئے گا جو شراب سے مدہوش ہیں۔ اٹھ اور دشمن کو اپنی راہ سے ہٹا دے کہ اتنا بزرگ راستہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو اتنی لعنت ملامت کی اور ایسی آتش بیانی دکھائی کہ آخرکار وہ اس خونی کام کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ ہاتھ میں خنجر لے کر اندھیرے میں سوئے ہوئے بادشاہ ڈنکن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے ایک اور خنجر سامنے سے اس کی جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے، جس کے پھل اور سرے پر خون کے قطرے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب اس کے دماغ کی گرمی اور دباؤ کا نتیجہ تھا، جو اس برے کام سے پہلے نظروں کے سامنے ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ بلا پسو پیش شیطان کے ہاتھ میں اسیر ہو گیا اور خدا کو بھول گیا۔ اس نے اپنا خنجر اس مظلوم ننگے سینے میں گھونپ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے تلوار کی نوک اس کے جگر پر اس طرح ماری کہ اس سے خون کا فوارہ نکلا جس طرح بادل سے بجلی نکلے۔ اسی وقت جو نوکر وہاں سوئے ہوئے تھے ان میں سے ایک خواب ہی میں ہنسا اور دوسرا بڑبڑایا، قتل۔ پھر دونوں کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے مختصر سی دعا مانگی۔ ایک نے کہا، خدا ہمیں برکت دے، دوسرے نے کہا آمین، جس کے بعد وہ دونوں پھر سو گئے۔ میکبت خوف زدہ اور ہراساں کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب ایک نوکر نے خدا ہمیں برکت دے کہا تھا تو میکبت نے بھی آمین کہنے کی کوشش کی، لیکن اگرچہ اس برکت کی اس وقت بہت ضرورت تھی، پھر بھی یہ لفظ آمین اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا اور وہ کچھ بول نہ سکا۔ پھر اس کو جیسے کوئی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، بس اب زیادہ نہ ہو، میکبت نیند کو قتل کرتا ہے، اس معصوم نیند کو جو زندگی کو تقویت دیتی ہے۔ پھر سارا مکان ایک آواز سے گونجتا ہوا محسوس ہوا، بس اب زیادہ نہ سو، میکبت نے نیند کو قتل کر دیا ہے، اس لیے اب وہ نہ سو سکے گا۔ ان غیبی باتوں کی دھمکی کو لیے میکبت اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ اس نے ملامت کیا کہ تمہارے اندر استقلال نہیں ہے، جاؤ تم اپنے ہاتھ دھو کر اس خون کو صاف کر لو جس کے داغ ان پر لگے ہوئے ہیں۔ اس نے خنجر اس کے ہاتھ سے لے لیا اور جا کر بادشاہ کے سوتے ہوئے نوکروں کے چہرے پر خون کے دھبے لگا آئی تاکہ وہی مجرم قرار پائیں۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی اور ساتھ ہی قتل کی واردات عیاں ہو گئی، کیونکہ خون کسی طرح چھپائے نہیں چھپ سکتا تھا۔ میکبت اور اس کی بیوی نے سیاہ لباس پہن کر اور خوب رو پیٹ کر اور گھر پر سیاہ جھنڈا لہرا کر ہر طرح کے رنج و غم کا اظہار کیا۔ بیوی ایک طرف بے ہوش ہوئی اور میکبت نے دوسری طرف تلوار کھینچ کر اس جرم کے ارتکاب کی تہمت پر بادشاہ کے دونوں معاوضوں کا سر جسم سے الگ کر دیا۔ معاوضوں کے خلاف ثبوت بھی موجود تھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں اور چہروں پر خون اور پاس ہی خنجر خون میں لت پت پایا گیا۔ لیکن اس فریب اور ظاہرداری کے باوجود حقیقت میں سب کے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہوا۔ ان دونوں کی بے ایمانی کے غبار سے اس جماعت کے دل کے آئینہ پر بدگمانی کا زنگ لگ گیا۔ بادشاہ کے بیٹوں نے دل میں خیال کیا کہ محافظ کسی صورت میں بھی ایسی جرات اور گستاخی نہیں کر سکتے کہ ایسے اہم کام کا ارتکاب کرے۔ اس میں شک نہیں کہ میکبت نے خود تاج کی تمام میں بادشاہ کو ہلاک کیا اور اس منافقانہ ہنسی کے نیچے تیز خنجر چھپا ہوا ہے۔
خیانت کرنے والے جتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اتنے ہی خون خوار ہوتے ہیں۔ یقیناً عقل مندی یہ ہے کہ یہاں سے فرار ہوا جائے۔ بادشاہ کا بیٹا میلکم انگلستان پناہ لینے بھاگ گیا اور ڈونا لیبین نے آئرلینڈ کی طرف راہ اختیار کی۔ مقتول بادشاہ ڈنکن کے بیٹوں کے فرار ہو جانے پر میکبت بادشاہ بن بیٹھا اور اپنی بیوی کی ہدایت پر اس نے شاہی خزانے سے بڑی بڑی رقمیں عمرہ لارڈز اور ان لوگوں میں بانٹی جن سے کسی قسم کا بھی اسے خطرہ ہو سکتا تھا۔ بادشاہ بن جانے کے بعد جادوگرنیوں کی ایک پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ پیسے اور طاقت کے زور پر مخالفین کا منہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بادشاہ اور ملکہ کو ایک کھٹکا سا لگا رہتا تھا، وہ تھا جادوگرنیوں کی اس پیشن گوئی کے متعلق جس میں بتایا گیا تھا کہ میکبت بادشاہ ہوگا لیکن اس کے بیٹے بادشاہ نہ ہو سکیں گے، بلکہ اس کے بعد بینکو کے بیٹے بادشاہ بنیں گے۔ لیڈی میکبت نے اپنے شوہر کو مزید قتل کرنے کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا اور اس طرح اثرات ڈالے کہ آخرکار اس نے مزید خون کر ڈالے۔ لیڈی نے سوچا اس کا فائدہ کسی دوسرے کی اولاد کو کیوں پہنچے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنے خاص دوست بینکو اور اس کے بیٹوں کو ختم کروا دے تاکہ ان کی بابت جادوگرنیوں کی پیشن گوئی پوری ہی نہ ہو سکے۔ اس غرض سے انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا اور شہر کے بڑے بڑے عمائدین اور امیروں کو بلائے۔ ملکہ بہت ہی اعلیٰ اور شاہی طور طریقوں سے کچھ اس طرح میزبانی کا فرض انجام دے رہی تھی کہ حاضرین متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ میکبت مہمانوں کے درمیان یہ کہتا ہوا گزر رہا تھا کہ آج ساری عزت اور تمام خوشیاں میری چھت کے نیچے موجود ہیں، لیکن افسوس کہ میرا عزیز دوست بینکو یہاں نہیں ہے۔ وہ ضرور کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے، ورنہ بھلا وہ مجھے کیسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ اس غفلت پر ہم اس سے باز پرس ضرور کریں گے۔ عین اسی وقت جب میکبت یہ کہہ رہا تھا کہ بینکو کا بھوت نمودار ہوا اور اس کے بیٹھنے سے پہلے وہ میکبت کی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگرچہ میکبت ایک بہادر آدمی تھا جو تمام بڑی طاقتوں کا مقابلہ بغیر کسی جھجک کے کر سکتا تھا، اس کا رخسار خوف سے زرد ہو گیا۔ پھٹی ہوئی آنکھوں اور کانپتے ہوئے جسم سے وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بھوت کی طرف ٹکٹکی باندھے دم بخود کھڑا تھا۔ ملکہ اور دیگر مہمانوں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ خالی کرسی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے۔ ان سب کو بھوت نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اسی دوران لیڈی میکبت نے اس کے کانوں میں کہا کہ یہ وہی وہم اور بے وقوفی ہے جس نے تمہیں ڈنکن کے قتل کے وقت ہوا میں خنجر دکھایا تھا۔ لیکن میکبت اس بھوت کی طرف دیکھے ہی چلا جا رہا تھا اور وہ بغیر کسی کے کہنے سننے اور خیال کیے بغیر اس بھوت سے غیر مربوط جملے بولنے لگا۔ اس پر ملکہ کو شک گزرا کہ کہیں وہ ان جملوں میں قتل کے سب راز ہی افشاں نہ کر دے۔ اسی بنا پر اس نے تمام مہمانوں کو بڑی عجلت اور گڑبڑی میں رخصت کر دیا اور معذرت کے طور پر عرض کیا کہ میکبت کو اس قسم کا مرض کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس رات کے بعد جیسا کہ غیبی فرشتے نے اسے ڈرایا تھا، میکبت پر دل کا چین اور میٹھی نیند حرام ہو گئی۔ غالباً پریشان خیالات اور وسوسے اس پر غالب آ گئے اور ڈراؤنے وہم اس کے دل پر چھا گئے۔ بہت سی راتیں آنکھ نہ جھپک سکا۔ اگر 1 منٹ سوتا تو اسی وقت پریشان اور ڈراؤنے خوابوں سے 2-4 ہو جاتا۔ ایک طرف فیلنس کے فرار ہونے کا افسوس اور دوسری جانب بینکو کے قتل کا خیال۔ وہ یہ بھی سوچتے کہ ان کی نسل اسکاٹ لینڈ کی تخت کی وارث نہ ہو سکے گی۔ اسی طرح کے افسوسناک خیالات نے ان کا ذہنی اور قلبی سکون چھین لیا تھا۔ آخرکار میکبت نے طے کیا کہ وہ ان 3 جادوگرنیوں کو تلاش کرے گا تاکہ وہ اپنی بیماری کا علاج کروا سکے اور ان کے جادو سے اپنے پوشیدہ درد کا علاج طلب کرے گا۔ تلاش کرتے کرتے اس نے انہیں جنگل کے غار میں پایا۔ چونکہ وہ اپنی پیش بینی کی قوت سے میکبت کی آمد کی خبر پا چکی تھی، اس لیے بھیانک سحرکاری کی تیاریوں میں مصروف تھی، جس کے ذریعے وہ شیطان روحوں سے آنے والے زمانے کا حال معلوم کرتی تھی۔ اپنے جادو کے لیے انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی ان میں مینڈک کے بچے، چمگادڑ، سانپ، جنگلی چھپکلی کے آنکھ، کتے کی زبان، گھریلو چھپکلی کی ٹانگ، چغد کا بازو، افعی کا پھن، بیڑیے کا دانت، لکاری سمندر میں رہنے والی خوفناک شارک مچھلی کا منہ، کسی جادوگرنی کی ممی لگائی لاش، ایک زہریلے درخت کی جڑ جو صرف اس وقت کارآمد ہو سکتی تھی جب اسے اندھیرے میں کھودا گیا ہو،
बकरी की तिली, किसी यहूदी का जिगर, इस सनोबर की लकड़ी के टुकड़े जो कब्रिस्तान में उगता है और मुर्दा बच्चे की, उन सब चीज़ों को एक बड़ी देग में उबलने के लिए रखा जाता था और जब वो देग ज़्यादा गर्म हो जाती तो उसे मैबून यानी बंदर के खून से ठंडा किया जाता। इसके बाद उसमें उस सूरनी का खून मिलाया जाता जो ऐसे बच्चों को खा गई हो। आग को तेज और जलता रखने के लिए उसमें सूल की लकड़ी का तेल पड़ता था जिस पर किसी कातिल को फांसी दी जा चुकी हो। ये जादूगरनी इस किस्म के जादू के जरिए खबीस रूहों से अपने सवालात के जवाबात हासिल कर लिया करती थी। वहां मैकबेथ के पहुंचने पर उन्होंने मालूम किया कि वो जादूगरनियां जवाबात दें कि उन रूहों से बातचीत करा दी जाए जिनकी उन पर हुकूमत है। मैकबेथ ने रूहों से बातचीत में दिलचस्पी जाहिर की, इसलिए जादूगरनियों ने उन रूहों को तलब किया जो गिनती में 3 थी। वहां रूह एक खोपड़ी की शक्ल में नमूदार हुई जिसने लोहे की टोपी पहन रखी थी। वो मैकबेथ से मुखातब हुई, ए बादशाह, फाइफ के इलाका के अमीर मैकडफ से हमेशा डर और इससे अपनी जान छुड़ा। मैकबेथ ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसके दिल में मैकडफ के खिलाफ एक अरसा से हसद की आग भड़क रही थी। दूसरी रूह एक खून आलूद बच्चे की शक्ल में जाहिर हुई। वो मैकबेथ का नाम लेकर मुखातब हुई और कहने लगी, दिल में खौफ न रख, मजबूती और सख्ती से खूब खून बहा। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि तुझे शिकस्त दे सके। मैकबेथ अभी इन दोनों रूहों की गुफ्तगू पर सोच विचार कर रहा था। एक तीसरी रूह कम सिन बच्चे की सूरत में सामने आई जिसके एक हाथ में एक दरख्त की शाख थी। उसने भी मैकबेथ को उसके नाम से पुकारा और कहा, ऐ स्कॉटलैंड के बादशाह, फरेबियों और जंगजुओं से हरगिज न डरना कि जब तक पहाड़ अपनी जगह से हट न जाएं, दुनिया की कोई ताकत तुझे शिकस्त नहीं दे सकती। ये कहते हुए वो भी नजरों से ओझल हो गई। मैकबेथ को ये बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। दिल में कहने लगा, वाह, ये कैसी दिलचस्प पेशगोइयां हैं। कौन है जो जंगल को उखाड़ कर और उसकी जमीन में पैवस्त जड़ों को हिला सके। अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि मैं जिंदगी से कबल कत्ल न किया जाऊंगा और जिंदगी भर हुकूमत करूंगा। लेकिन ये तो बताओ कि बैंकों की औलाद वाकई में इस मुल्क में हुक्मरानी करेगी। फिर वो जादूगरनियों से मुखातब हुआ, ए बहनों, इन खुशखबरियों से मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अभी मेरा दिल एक हकीकत से परेशान है और दिल एक फिक्र से डरता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बाद स्कॉटलैंड का ताज किसके सर पर सजेगा। इस सवाल के जवाब में जादूगरनियां कांप उठी। चूल्हा जमीन में गायब हो गया और मौसीकी की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इतने में 8 साए जो बादशाहों की सूरत के थे मैकबेथ के करीब से होकर गुजरे। इन सब के आखिर में बैंको था। उसके पास एक शीशा था जिसमें बहुत सारी तस्वीरें थी। बैंको सर से पांव तक खून में लथपथ था। वो मैकबेथ की तरफ देखकर मुस्कुराया और उस तरफ इशारा करने लगा। मैकबेथ जान गया कि उसके बाद कौन स्कॉटलैंड का बादशाह था, यानी बैंको की औलाद में से होगा। फिर मौसीकी की आवाज़ में वो सब जादूगरनियां नाचती हुई गायब हो गईं। जादूगरनियों के पास से वापस आकर मैकबेथ ने सुना कि फाइक का थीन मैकडफ इंग्लिस्तान से भागकर वहां मैकबेथ के खिलाफ मुतहद होने वाली फौजों में शामिल हो गया है। ये फौजें शाह मकतूल के सबसे बड़े बेटे मैल्कम की ज़ेरे निगरानी बन रही थी ताकि मैकबेथ को माजूल करके मैल्कम को तख्त पर बैठाया जा सके, क्योंकि मैल्कम तख्त शाही का जायज वारिस था। मैकबेथ को इन सब बातों का इल्म हुआ तो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसी वक्त मैकडफ के किला पर हमला कर दिया और उसके बीवी बच्चों को कत्ल कर डाला और उसके साथ मैकडफ से जिस किसी का रिश्ता मालूम हुआ उसे भी ख़त्म कर दिया। इस कत्लो गारतगरी, सरकशी और नापसंदीदा अमाल की वजह से अमीर लोग इसके खिलाफ होते चले गए। बहुत सारे लोग भाग भाग कर इंग्लिस्तान पहुंचे और मैल्कम और मैकडफ की फौजों से जा मिले। कुछ ऐसे भी थे जो मैकबेथ की शिकस्त देखना चाहते थे मगर मारे डर के खुलकर सामने ना आ सकते थे। रफ्ता रफ्ता मैकबेथ के जाननिसार और दोस्त साथी उसकी हरकतों के बायस उससे अलग होते चले गए। हर शख्स उस जालिम से नफरत करने लगा। उसकी मोहब्बत सबके दिलों से निकल गई। कोई उसकी इज्जत करने वाला ना रहा। सब उसे शक व शुबा ही की नज़र से देखने लगे। अब मैकबेथ को रह रहकर बूढ़ा डंकन याद आने लगा जिसे वो कत्ल कर चुका था और अब वो कब्र में गहरी नींद सो रहा था। वही साजिश इस इंतहा को पहुंच चुकी थी। दूसरी जानब मलका यानी लेडी मैकबेथ रात को सोते में चलने लगी थी और अजीबोगरीब बातें, अफसोस, निदामत और मायूसी के बातें मुंह से निकालती थी।
कभी कभी उस पर बेहोशी और गशी भी तारी हो जाती। इसी हालत में वो अपने गुनाहों का एतराफ करती और खुद को कातिल गर्दानती। तबीब जितना इलाज करते वो उतना ही बीमार होती चली जाती। तमाम दिन इसके मनहूस ख्यालात रोशन दिनों को अंधेरी रात बनाए रखते। हर लहजा ज़मीर का डंक उसके दिल को ज्यादा से ज्यादा जख्मी करता रहता। मैकबत इन सब बातों को देखकर मजीद परेशान हो जाता। वो जो अपनी मलका के पास बैठकर चैन सुख पा लेता था, अब मलका की ये हालत उसे बेचैन बनाती थी। इन्हीं हालात में एक रोज मलका मर गई। वो गुनाहों की पशेमानी को बर्दाश्त न कर सकी। वो आम लोगों की नफरत की ताब न ला सकी। बीवी की वफात के बाद मैकबत अकेला और तना रह गया। उसका कोई दोस्त, गमखार और रफीक न रहा जो उससे मोहब्बत कर सकता हो। धीरे धीरे वो जिंदगी से बेजार होने लगा। वो कहता, जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिसे किसी बेवकूफ ने सुनाया हो। उसके अंदर भी मरने की ख्वाहिश पैदा होने लगी। जब उसने सुना कि मैल्कम की फौज आ पहुंची तो लड़ मरने की ठान ली और पुरानी जिंदगी वाली बहादुरी फिर औद कर आई। साथ जादूगरनियों के फजूल वादों ने उसके सीने में उम्मीद पैदा कर रखी थी। उसे याद आ रहा था कि उन रूहों की बातों के मुताबिक औरत से जना हुआ कोई आदमी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो उस वक्त तक हार नहीं सकता जब तक बरनाम का जंगल हिलकर डेंसी नैन तक न पहुंच जाए। बस वो कला के अंदर बंद होकर बैठ रहा और मैल्कम की आमद का इंतजार करने लगा। ये कला इतनी मजबूती में मशहूर था। ये कला अपनी मजबूती में मशहूर था। इतने में कासद आमता पहुंचा और खबर दी कि पहाड़ी पर पहरा देते वक्त उसने अपनी आंखों से देखा है कि बरनाम का जंगल हरकत कर रहा है। मैकबत ने चिल्लाकर कहा, झूठा बदजात, जो कुछ तू कह रहा है अगर गलत निकला तो तुझे जिंदा इस दरख्त पर लटकवा दूंगा जहां तू भूख के मारे मर जाएगा। और अगर तेरी बात सच निकली तो परवाह नहीं कि यही सलूक तुम मुझसे होकर रहना है। कासद की बात सच निकली। मैकबत का हौसला पस्त हो चला था। रूहों की ज़ुबानी गुफ्तगू पर उसे शकूक पैदा हो चले थे, लेकिन उसने ये कहकर दिल को हौसला दिया कि जो कुछ हो रहा है अगर ठीक है तब भी हमें मुकाबले पर उतरना आना चाहिए। तब भी हमें मुकाबले पर उतर आना चाहिए। ना भागने का मौका है न ठहरने का। मैं अब इस सूरज से तंग आ गया हूँ। काश मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाए। इन ख्यालात के साथ वो मुआसरीन पर हमलावर हुआ जो कि कला से बिल्कुल नजदीक आ चुके थे। जंगल का जंगल मुतहर्रक होने की बात सही थी। जब मुआसरीन की फौज बरनाम के जंगलात से होकर गुजरी तो मैल्कम ने एक काबिल जर्नैल की हैसियत से सब सिपाहियों को हुक्म दिया कि उनमें से हर एक आदमी दरख्त की एक एक शाख आगे की तरफ पकड़ रखे ताकि दुश्मन को हमारी सही तादाद मालूम ना हो सके। दूर से सिपाही इन शाखों को लिए हुए और चलते हुए ऐसे नजर आ रहे थे जैसे जंगल का जंगल हरकत में हो। इस तरह रूहों की बात सही तो निकली, लेकिन दूसरे मानों में। बड़े मार्का की जंग शुरू हो गई। मैकबत के पास सिर्फ वो लोग थे जो ज़ाहिर में मैकबत के दोस्त थे। उसके मुंह पर उसकी चापलूसी और जियाजूरी करते थे, लेकिन हकीकत में दिल ही दिल में मैकबत के जबर जुल्म की वजह से उससे नफरत करते थे। बहुत सारे लोग मैल्कम और मैकडफ के तरफदार थे। मैकबत इन हालात में बड़े गुस्सा और बहादुरी के साथ लड़ा। जो शख्स उसके सामने आया वो उसे काटता मारता आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैकडफ के करीब पहुंच गया। मैकडफ भी मैकबत की तलाश में था। दोनों में जबरदस्त टकराव हुआ। मैकडफ ने उसे जालिम, कातल और दोज़की, कुत्ता और बदमाश जैसे अल्फाज के साथ मुखातब किया। मैकबत को याद आया कि रूहों की पेशनगोई के मुताबिक कोई आदमी जिसे औरत ने जना हो उसे मार नहीं सकता। इस दिली इत्मीनान पर वो मुस्कुराया और मैकडफ से बोला, तू खामखा अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा है। जिस तरह तेरी तलवार का असर हवा पर नहीं हो सकता, इसी तरह तेरा वार मुझ पर भी बेकार होगा। मेरी जिंदगी में एक किस्म का जादू मौजूद है और मैं किसी औरत के जने हुए शख्स से मगलूब ना हो सकूंगा। मैकडफ ने जवाब में कहा, अब तुम इस जादू से हाथ धो लो और जिस झूठी रूह ने तुझे ये बातें बताई थी इससे कह दो कि मैकडफ कभी किसी औरत से पैदा नहीं हुआ, यानी इस तरह नहीं जिस तरह आम लोग पैदा होते हैं, बल्कि कबल अज वक्त ही अपनी माँ के पेट से ऑपरेशन के जरिए निकाल लिया गया। मैकबत के इत्मीनान का आखिरी सहारा भी जब जाता रहा तो वो कांप उठा। कहने लगा, जादूगरों की जुबान पर लानत हो और इस आदमी पर 100 बार लानत हो जो उनकी ज़ुबानी बातों का यकीन करे और उनके कहने से अपनी जिंदगी गुजारे। जो कुछ मुझसे वादे किए गए सब पूरे हुए, लेकिन उनके मुतज़ाद मानों ने मेरी जिंदगी का रिश्ता काट दिया।
मुझे छोड़कर मुझ में जंग और लड़ाई की ताकत नहीं रही। मैकडफ कहने लगा, ऐ बुज़दिल, अब जबकि मर्दों की तरह मरने के लिए ताकत नहीं रखता, कमीनों की तरह जिंदा रह, लेकिन जान ले कि शहजादा मैल्कम तुझे रंगीन लकड़ी की सूली पर लटकाएगा और इस पर लिखेगा, ये इस बददियानत की सजा है जो अपनी मौसम से बगावत करता है, और ये उस जालिम का बदला है जो कमजोरों पर जुल्म करता है। इस बात से मैकबथ की गैरत की रग बढ़ गई और कहने लगा, मैं जिल्लत और खारी हरगिज़ कबूल नहीं करूंगा। मैं मैल्कम के सामने कभी नहीं झुकूंगा, बेशक लोग मुझे गाली दें और मुझे लान तान करें। अगरचे बरनाम जंगल ने पहाड़ों की तरफ हरकत की और बावजूद ये कि लड़ाई में तू मेरा मुकाबल है और मुझे तेरे मुकाबले से मना किया गया है, और अगरचे तू औरतों के रहम से पैदा नहीं हुआ और मुझ पर तेरा गलबा और कब्जा तस्लीम शुदा है, इन हालात के बावजूद मैं कोशिश करूंगा कि बेआबरूई का लिबास ना पहनूं। ये कहते हुए दोनों में गुमसान की लड़ाई हुई। आखिरकार मैकबथ को शिकस्त हुई और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैकडफ ने उसका सर तन से जुदा कर दिया, नेज़े पर चढ़ाया और मैल्कम के सामने उसके कदमों में फेंकते हुए बोला, इसकी खूनरेजी को न देख कि वो शेर पकड़ता है, अगरचे खून देर से पकड़ता है लेकिन पकड़ता जरूर है। जब सल्तनत के बुजुर्गों और फौज के सरदारों ने इस गासिब बादशाह से निजात पाई तो बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। ये था मैकबथ का खुलासा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश